हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है भाई। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ठोस के बारे में पढ़ा है और ठोस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी किया था। देखो, एक बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस में साइंस आती है तो आप बिल्कुल सही जगह आ रखे हो। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं और जाओगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं पूरा अपडेटेड हैं। कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो। ठीक है, कॉपी से मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी हो नोट्स बनाने में। ठीक है, समय न गवाते फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने सॉलिड हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे लिक्विड, यानी लिक्विड की स्टेज। क्या स्टेज है लिक्विड की, क्या किस मतलब द्रव किसको बोलते हैं। द्रव हिंदी में और लिक्विड इंग्लिश में। ठीक है भाई, ओके चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तबीयत थोड़ी ख़राब है आजकल। देखो, सिंपल सी बात है, आकृति निश्चित नहीं, इसका मतलब ये कि जहाँ भी क्रॉस दिखे उसका मतलब नहीं होती, या नहीं है या नहीं हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, आकृति निश्चित नहीं होती, ये अपने पात्र का आकार ले लेते हैं। क्लियर, ये अपने पात्र का आकार जो है वो ले लेते हैं। सही सही बात है ना, बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है। समझ लेते हैं इसको भी हम। हर चीज़ समझानी है आपको, ऐसा नहीं कि आधे अधूर में छोड़ना है। मान लो कि कोई ये बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, दोनों बर्तन है आपस में। इसमें मुक्का मक्का लग गया था ना साइड से, तो इसलिए टेढ़ा होएगा ये। ठीक है, एक बार फेंक के मारा था, बहुत दूरी है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। ठीक है भाई। ठीक है, देखो भाई, अगर इसमें हम द्रव भरेंगे ना, अगर इसमें हम द्रव भरेंगे तो द्रव की जो मात्रा होगी वो इस पूरे यहाँ तक आ जाएगी और द्रव जो इसमें होगा वो मतलब कोने कोने तक फैल जाएगा। मतलब कि ये द्रव की एक विशेषता ये है कि ये इसका खुद का कोई आकार नहीं होता है। इसको हम जिस बर्तन में डालते हैं वो इसी का आकार ले लेता है, यानी उस बर्तन का ही आकार ले लेता है। मान लो कि अगर हमने इसमें डाल दिया द्रव, तो द्रव की शेप भी इसी तरह हो जाएगी जिस तरह के बर्तन की शेप है। मतलब कि जो द्रव होगा वो इसी का आकार ले लेगा। ऐसा नहीं कि हमने कोई बर्तन इस तरीके से है उसमें द्रव ऐसे ऐसे हो रखा, बस ये द्रव रखा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये होगा और ये होगा, इस तरीके से। सिंपल समझ गए ना इस चीज़ को। हाँ जी। यानी कहने का मतलब है, हवा साफ आ रही है। ये अपने पात्र का आकार ले लेते हैं। अगला पॉइंट है, द्रव के अंतराणुक बल ठोस की तुलना में दुर्बल और गैस की तुलना में प्रबल होते हैं। अब देखो जरा इस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से। हम अच्छे से बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देखो क्या बोला उसने कि द्रव के अंतराणुक बल। मैंने कहा था आपको कि ठोस द्रव गैस में अंतराणुक बल होते हैं जो ठोस में सबसे ज़्यादा होंगे, यानी जो उसमें क्या होंगे, सबसे ज़्यादा प्रबल होंगे। मतलब कि जो उनके ये जो कण हैं आपस में बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे पानी में वो ऐसे इस टाइप से होंगे, मतलब उनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। और गैस में वो इस तरीके से होंगे, ऐसे करके होंगे। ठीक है, इनके बीच बहुत कम होगा अंतराणुक बल। ये क्या है, गैस, और ये क्या है, लिक्विड यानी द्रव, और ये क्या है, ठोस। इस तरीके से सीक्वेंस को समझिए आप कि बोलना क्या चाह रहा है। अंतराणुक बल इनमें सबसे कम होंगे, इनमें यानी गैस की अपेक्षा ज़्यादा होंगे, और ठोस में सबसे ज़्यादा होंगे, यानी द्रव की अपेक्षा ज़्यादा होंगे। ठीक है, किसमें, ठोस में। तो सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो यही चीज़ बोल रहा हो कि जो द्रव का के बीच में जो कण है उनके बीच में जो अंतराणुक बल है वो ठोस की अपेक्षा तो कम है, ठोस की अपेक्षा तो कम है, लेकिन गैस की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही बोल रहा है वो। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊँगे फिर आपको। हाँ अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट है, ये गति कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पानी को फेंक के मारोगे इसके मुंह पे तो वो पानी चूँकि क्या नीचे गिर जाएगा, तो क्या है वो अपने आप में गति हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं।
द्रव के आयतन पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द्रव के आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर भाई। अगर हम उसमें दाब डालेंगे, अगर हम उसमें दाब डालते भी हैं तो बीच के जो अंतरणुक बल हैं वो क्या होंगे, वो प्रतिकर्षी हो, मतलब प्रतिकर्षी हो जाएंगे। प्रतिकर्षी का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को, मतलब कि एक कहने का मतलब हुआ, बता रहा हूँ, एक दूसरे के वो ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि इस तरीके से, मतलब प्रतिकर्षी होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड वो जाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो आपस में पास पास जाएंगे। अगर हम किसी द्रव को प्रेशराइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके जो कण होंगे ये वाले, वो एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। ठीक है। इसी ही दाब से हम सिगरेट के जो लाइटर होता है ना, उसमें ब्यूटेन गैस भरते हैं। पता होगा आपको, ब्यूटेन गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। सिगरेट के लाइटर में हम उसको क्या दाब पर, यानी प्रेशर बढ़ा के अंदर उसको हम भर देते हैं। किसको? ब्यूटेन गैस। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ब्यूटेन गैस। कौन सी होती है मेरे भाई? ब्यूटेन गैस। ठीक है। तो इतना ही है किसमें? द्रव में। अब हम बात करेंगे गैस के लिए। ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से समझते चलिएगा। ऐसा ना हो कि आपने आधे कुछ यहाँ से पढ़ रहे, कुछ कहीं और से पढ़ रहे। ऐसा करोगे तो फिर आप हर चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से बता रखा है। जो मेरा तरीका है, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको ये बोल रखा है कि कोई पॉइंट आपसे यहाँ से मिस नहीं होगा, सारे पॉइंट यहाँ से कवर अप हो जाएंगे आपके। चाहे आप किसी की बुक को उठा के देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट आपको मिसिंग मिलता है तो मुझे बताना। ठीक है। सारे पॉइंट यहाँ सबको मिल जाएंगे किसी बुक के। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे, ये भी अच्छी चीज़ है, एक सेकंड जरा यार। ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेरे दोस्त गैस की। ठीक है। गैस क्या होती है? गैस क्या होती है? क्या कह रहे, कुछ गैस गर्म होती है जो अचानक से निकल जाती है। ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक फॉर्मेट में गैस ही होगी, कोई बात नहीं। ठीक है। हम बात करें फटाफट गैस की। तो गैस एक अदृश्य है, मतलब कि अदृश्य होती है, गैस हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। इसमें अंतराणुक बल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत कमज़ोर होते हैं। अंतराणुक बल मैंने आपको बता दिया है, इसमें बहुत कमज़ोर होंगे, तभी यह आसानी से गति कर सकती है। आपको पता है कि जो गैस की फॉर्मेट होती है मेरे भाई, गैस के जो कण होते हैं इस तरीके से वो कहीं भी घूमते रहते हैं। कहीं भी, मान लो कि ये बर्तन हमारे पास है इस फॉर्म में और हमने इसके अंदर गैस भर दी, तो इसके अणु ऐसे नहीं कि एक जगह फिक्स होकर नीचे बैठ गए। ये कहीं भी घूमते रहेंगे, यहाँ टक्कर मारेंगे, यहाँ टक्कर मारेंगे, यहाँ टक्कर मारेंगे, यहाँ टक्कर मारेंगे, चारों दिशाओं में टक्कर मारते रहेंगे। वो उसकी तली में टक्कर मार मार के बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से इसको कवर अप कर देंगे, मतलब कुछ पिचका देंगे इसे। ना पिचकाने की तो नहीं, खैर यार इतना प्रेशर नहीं होता। इस तरीके टक्कर मार, मतलब कि वो पूरे, मतलब बर्तन में फैल जाएंगे चारों कोने कोने में। ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है, इन्हें दाब लगाकर पास लाया जा सकता है, तभी ये बहुत संपीड़ी होती है। इनको हम प्रेशर, मतलब इन क्या करेंगे, हम गैस को हम प्रेशर डाल के बहुत पास ला सकते हैं, तभी ये बहुत संपीड़ी होते हैं। संपीड़ी मतलब होता है कि अगर हम किसी गैस को दाब, मतलब दाब प्रेशर लगा के किसी चीज़ में बंद कर देंगे, अगर थोड़ा सा भी ढक्कन खुला रहा तो एकदम फर्र से उड़ जाएगा वो। यानी क्या, गैस होगी वो फुर से निकल जाएगी। जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में अगर हम क्या करेंगे, गैस भर देते हैं, या कोई, हाँ गैस ही मान लो, गैस भर देते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी गुब्बारा छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ से एकदम, मतलब संपीड़ी हो जाती है, मतलब एकदम निकल जाती है वहाँ से। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ भाई अच्छे से, इसलिए अच्छे से पढ़ते चलिएगा। अगला पॉइंट देखो जरा, यदि हम ताप को बढ़ाएं, ये बढ़ाने का साइन है, यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन भी बढ़ जाता है। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है। सिंपल सी बात है यार। देखो, अब मान लो कि हमने किसी चीज़ में, हमने मान लो कोई बर्तन है हमारे पास, देसी भाषा में बताता हूँ आपको बिल्कुल। देखो जी, यहाँ से ये है चूल्हा जल रहा है, यहाँ चूल्हा जल रहा, पानी है जी इसमें अंदर इसी की। ठीक है। अगर इसमें गैस है हल्की,
जो पानी है वो गैस के फॉर्मेट में निकल रहा है। अगर मैं क्या करूं, मैंने एक टेम्परेचर सेट कर रखा है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस अगर मैं इस टेम्परेचर में जितनी गैस निकलनी थी निकल चुकी है। अगर मैं यहाँ पर गुब्बारा या किसी पाइप के माध्यम से इस गैस को इकट्ठा करके यहाँ पर मैं कोई गुब्बारा लगा देता हूँ, इस तरीके से गुब्बारा मैंने लगा दिया, जो भी गैस है वो अंदर जा रही है, जो भी गैस है वो अंदर जा रही है इसके गुब्बारे के। 40 डिग्री सेल्सियस पर ये जो गैस है इसने गुब्बारे का आयतन इतना रखा, इतना, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं टेस्ट टेम्परेचर को बढ़ा करके 60 डिग्री कर देता हूँ तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, अंदर से और गैस निकलेगी जो कि भाप के फॉर्मेट में होगी। तो ये जो इसका साइज़ जो होगा थोड़ा और बड़ा रहेगा इस तरीके से, यानी इस गुब्बारे का जो आयतन होगा वो थोड़ा और बढ़ जाएगा इस तरीके से। ध्यान से इसको समझना है हमें, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें कि गैस को संपीड़ित करके ही हम CNG प्राप्त करते हैं। CNG की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको भी कि CNG की फुल फॉर्म क्या होती है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी हमने गैस को कंप्रेस्ड करके किसी बर्तन में या किसी चीज़ में भर रखा है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस, इस तरीके से, ठीक है जी। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, फिर गैस को संपीड़ित करके ही हम CNG प्राप्त करते हैं। आपने पढ़ लिया है, इस फुल फॉर्म आपको पता लगी होगी। CNG की में जो गंध आती है ना मेरे भाई, आपने देखा होगा, ध्यान से सुनेंगे इसको, इस पॉइंट को अच्छे से समझना है ध्यान से बिल्कुल। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में गैस यूज़ होती है उसमें से अगर मान लो कि गैस कहीं से लीक हो जाए तो हम मतलब कि हमें पता नहीं चलेगा। अब पता नहीं चलेगा तो गैस लीक होते होते क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, यानी कोई दुर्घटना घट सकती है हमारे घरों में। तो इसलिए उस गैस को पहचानने के लिए उसमें एक अलग से केमिकल मिलाया जाता है जिसे बोलते हैं हम एथिल मार्केप्टन। ये अपने आप में कोई गैस नहीं है, इसका सिर्फ काम ये होता है कि ये CNG में जो CNG गैस होती है उसमें ये गंध उत्पन्न कर, मतलब एक तरह की गंध उत्पन्न कर देता है, जिसके माध्यम से हमको मतलब पता लग जाता है कि हमारे घरों में कोई गैस है, कहीं से लीकेज हो रखी है, स्मेल आ रही है। तो स्मेल जो होती है वो इस केमिकल की होती है, ना कि गैस की। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। गैसों को उच्च दाब पर ठंडा करके, गैसों को उच्च दाब पर, ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, गैसों को उच्च दाब पर ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। गैस को उच्च दाब पर ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो ज़रा, इसका एक एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है मेरे भाई, नाइट्रोजन। देखो अच्छे से बताऊंगा आपको बढ़िया करके। देखो आजकल शादी वगैरह होती है, देखा होगा आपने, कहीं कहीं देखा होगा आपने कि स्टेज पे क्या करते हैं कि इस तरीके से वो एक बर्तन वगैरह जो होते हैं वो ऐसे मतलब लाइन से रख देते हैं इस तरीके से ऐसे करके। तो जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आते हैं तो क्या होता है, इसमें गर्म पानी डाल देते हैं तो यहाँ से वो धुआं निकलता है, इस तरीके से धुआं निकलता है यहाँ पे। बादल सा नीचे काफ़ी ऐसी इस साइड होता है, बादल सा फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। इस तरीके से पैरों में उनको बहुत सारा घूमता रहता है इस तरीके से, क्योंकि भारी होती है गैस, नीचे ही रहती है, ठीक है, इस तरीके से। तो देख मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कहीं भी देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है मेरे भाई, इसको क्या कर रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को कम करके मतलब कि इसको ठंडा करके। और ठंडा क्यों करें, ठंडा कब करेंगे, हाई प्रेशर पर। यानी इसमें लिखा हुआ है गैसों को उच्च दाब पर ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अब उसको हमने द्रव में तो चेंज कर दिया। अब सिंपल सी बात, जब उसको हमने द्रव में चेंज कर दिया तो द्रव में चेंज कर दिया हमने, उसको ठंडा कर रखा है। जैसे ही उसमें हम नॉर्मल पानी डालें या फिर उसको खोल दें तो अंदर से भाप निकलती है। क्या निकलती है, अंदर से भाप निकलती है। तो उसे ही हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस को हमने पहले ही हाई प्रेशर पर ठंडा करके द्रव बना रखा है उसका, देखा होगा आपने। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देता हूँ वो देसी स्टाइल में।
देखा होगा आपने कि जो गाय के जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके पास एक वो होता है जिसमें गाय को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि एक वो होता है, इसमें ढक्कन होता है, ढक्कन में ही वो क्या होता है जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं उनका ही उसमें होता है एक जैसे बोल सकते हैं हम स्पर्म वगैरह। तो जैसे वो ढक्कन खुलता है तो अंदर से क्या धुएं धुएं निकलते हैं, देखा होगा आपने, और उसमें बर्फ़ बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पर उसमें चारों तरफ, देखा होगा। तो उसको ही वो जो अंदर से धुआं धुआं निकलता है जो हल्का सा बहुत ठंडा होता है अंदर से वो, तो फिर क्या डॉक्टर क्या करता है उसको निकाल करके गर्म पानी में मंगाता है, उसको टेम्परेचर को वो नॉर्मल करता है, तब जाकर उसका इस्तेमाल करता है वो, देखा होगा आपने। अगर आप गांव में रहते होंगे ये सब चीज़ें पता होंगी आपको, तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है मेरे भाई। तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आगे हम चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, इसके बाद है चार्ल्स का नियम, ठीक है। बॉयल्स का नियम को पढ़ेंगे, देखो ध्यान से पढ़ेंगे हम। बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर जो तापमान जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और चार्ल्स के नियम में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। बॉयल के नियम में तापमान, चार्ल्स के नियम में प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बॉयल का नियम को हम मतलब किसको बोलते हैं, बॉयल्स लॉ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का दाब, ये है दाब, मतलब इसको बोलते हैं दाब, प्रेशर मतलब दाब, दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लैंग्वेज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना तो नहीं है, हमें वहाँ पर टिक करना है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा वो कि इसमें से बॉयल्स लॉ कौन सा है, चार्ल्स लॉ कौन सा है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो ज़रा मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक देता हूँ आपको याद करने के लिए। बॉयल, मैं बोल सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बॉयल, समझाने के लिए मतलब ट्रिक है ये। बॉयल, कोई चीज़ उबल रही है, ये कोई यहाँ बैठ रखा है, इस तरीके से कोई बैठा है नीचे, ठीक है, और यहाँ पर उसने इस तरीके से क्या एक वो क्या कर रखा है, बॉयल, कुछ ही बॉयल कर रहा है वो, तो इसमें उसने आग जला रखी है, तो इसको ऊपर रख के वो उसको बॉयल कर रहा है, इसके ऊपर रख के वो उसको कुछ भी यहाँ कुछ भी रखा हुआ है यहाँ पर उसको बॉयल कर रहा है। आग कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है आग, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई बैठ रखा है यहाँ पर इस तरीके से, नीचे बैठ रखा है कोई, ये इसका मुँह मान लो। तो ये तो एक समझाने का तरीका है कि बॉयल मतलब कि कुछ चीज़ कोई उबाल रहा है, कोई चीज़ बॉयल कर रहा है। बॉयल में कोई बैठा है नीचे, और ये साइन लगाना है आपको, और ऐसे करके नीचे रखना है। इसमें आग जल रही है, क्योंकि आग जलाने के लिए कोई बर्तन वगैरह होता है ना जिसमें हम आग रखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है, आग जल रही है, और इसी यहाँ से जो भाप वगैरह है वो ऊपर जा रही है, तो ये एक तरह से बॉयल हो रहा है, क्या कुछ भी यहाँ पर एक बॉयल हो रहा है, तो ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ, ठीक है। अगर एक आपको याद होगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती, यहाँ है अगर अपॉन में आ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर सामने आ रहा है एकदम तो यह है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखो आप। क्लियर, समझ गए। चार्ल्स वीटी, याद रखो, चार्ल्स वीटी, चार्ल्स वीटी, बॉयल्स कोई बैठ के उबाल रहा है, इसमें अंगारे रख के या आग जला के इस चीज़ को उबाल रहा है, चार्ल्स वीटी, चार्ल्स वीटी। ऐसे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, मैं आपको हर चीज़ याद भी कराऊंगा साथ साथ, ठीक है, कि आपको ध्यान में कैसे रखना है ये, वरना तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ ध्यान रखने में, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं फटाफट, आगे चलेंगे हम आदर्श गैस इक्वेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई एग्जाम में। आदर्श गैस इक्वेशन, जो ताप दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करे उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि बॉयल और चार्ल्स के नियम का जो गैस पालन करे, ठीक है, ताप और दाब की किसी भी अवस्था में या सभी अवस्थाओं में, उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है PV = nRT। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है इस पर कभी कभी, ठीक है। और
वरना ऑप्शन में ऐसे मतलब दे देगा कि इनमें से कौन सी समीकरण आदर्श गैस समीकरण है या आइडियल गैस इक्वेशन है। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं फटाफट। अगला स्टेप हमारे पास दिया हुआ है, अगली चीज़ है हमारे पास इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, गैलुसेक का नियम या ताप दाब संबंध, यानी ताप में और दाब में क्या रिलेशन है। ठीक है, गैलुसेक ये एक वैज्ञानिक है, गैलुसाक का नियम। ठीक है, एक वैज्ञानिक है तो इसलिए हमने बोल दिया गैलुसाक का नियम। और इन्होंने जो नियम दिया है वो ताप या दाब और ताप में एक तरह का रिलेशन है। अब रिलेशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब, एक बार देखेंगे, स्थिर आयतन पर, आयतन क्या है, कांस्टेंट है, आयतन मतलब V वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो गैलुसेक का नियम क्या है, PT, और चार्ल्स लॉ क्या है, VT। ठीक है, VT PT कौन है, गैलुसेक। अच्छा, ये जो गैलुसेक है हमारे PT के टीचर थे जो हमें PT कराते थे, तो ये ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, PT, अच्छा वही गैलुसेक जो हम PT कराते थे हमें कि PT कैसे करनी है, पढ़ी होगी आपने, करी होगी कभी PT वगैरह स्कूलों में। ठीक है, तो उस ट्रिक के माध्यम से उसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं फटाफट, वीडियो लंबी होती जा रही है। अगला स्टेप है अवोगाद्रो नियम या आयतन मात्रा संबंध। अवोगाद्रो भी वैज्ञानिक का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। इसे हम इस तरीके देख सकते हैं, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैस में समान संख्या में अणु होते हैं। ठीक है, आपको लैंग्वेज तो याद नहीं करनी, देखो मैं जो बता रहा हूँ क्लियर एकदम, लैंग्वेज तो आपको याद करनी ही नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसका आयतन है वो ये क्या है, अणु क्या है इसके, गैस में संख्या अणु, जो अणु वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, अणु के क्या है, समानुपाती हैं। जैसे ताप, क्या बोला उसने, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। समान संख्या में अणु होते हैं, समान आयतन वाली गैस में समान संख्या में अणु होते हैं। समान आयतन वाली समान संख्या में अणु, समान आयतन वाली समान संख्या में अणु। क्लियर, VN, अवोगाद्रो का नियम VN। ठीक है, VN अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, VN हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू N, तो V इक्वल टू KN। यहाँ से ये जो साइन है ये हट जाएगा, ये हटने के बाद यहाँ इक्वल टू लग जाएगा, इक्वल टू लगने के बाद किया जाएगा। K क्या है, एक नियतांक है। अब एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। इसको हम अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। समझ गए इस चीज़ को, अवोगाद्रो अवोगाद्रो की स्थिरांक का मान कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। ठीक है, ये किसका मान है, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान है। नियम क्या है, VN, नियम क्या है, VN, ये है नियम, V इनवर्सली N, यानी V को हम लिख सकते हैं, इक्वल टू लगाया हमने, जब इक्वल टू लगेगा तो ये हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा मान आ जाएगा K। ये पढ़ा होगा आपने 9-10 में पढ़ा होगा, क्या बताइए वाला, ये नियम ये हो जाएगा, जहाँ K क्या है, K क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक। समझ गए, अच्छा जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, ये पूरे पढ़ लेते हैं आज ये वाला। ठीक है, दो स्टेप पढ़ेंगे बस आज। अच्छा, अगला है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्वेश्चन बन सकता है कि आंशिक दाब का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। आंशिक दाब का नियम, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि हमें सिंपल पूछ लेगा, और सिंपल तो अब ज़माने चले गए, अब तो घुमा फिरा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में भाई। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम
सिंपल सी भाषा है। देखो एक ये वाला है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्वेश्चन बन सकता है कि आंशिक दाब का नियम किसने दिया। आंशिक दाब का नियम दिया है आपके डाल्टन ने। ऑप्शन में दे देगा वो डाल्टन, आवेगाद्रो या गैलुसेक या चार्ल्स या कुछ भी दे देगा इस तरीके से, या ग्राहम दे देगा, ग्राहम ये भी दे सकता है वो। तो पता होना चाहिए कि आंशिक दाब का नियम किसने दिया, डाल्टन ने। तो क्या कहा गया है इसमें, सभी गैसों के मिश्रण का कुल दाब, सभी गैसों के मिश्रण का कुल दाब गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। देखो ज़रा सिंपल सी चीज़ है, मिश्रण दाब जो हमारा पी है ना, पी मान लो कि ये उसका पूरा क्या है, आंशिक दाब। आंशिक दाब को हमने बोल दिया देखो सभी गैसों का मिश्रण का, कोई गैस है, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ऐसे यहाँ समझो यार आप। मान लो कि बहुत सारी गैसें हैं, इसे हमने P1 मान लिया, इसे P2 मान लिया, इसे P3 मान लिया, इसे P4 मान लिया, इसे P5 मान लिया, इसे P6 मान लिया। और इनका जो मिश्रण है इसका भी एक अपना कुल प्रेशर है, इसे हमने P मान लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इस तरीके से। इसे बोलते हैं हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। समझ गए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है बस। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं हम। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, विसरण की दर अनुक्रमानुपाती 1/√m, √m। विसरण की दर अनुक्रमानुपाती 1/√m। तो इसको याद रखेंगे आप, इसे बोलते हैं हम ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। देखो जरा अब यहाँ पर 2-3 स्टेप मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। ये क्वेश्चन जो है उसमें पूछे गए थे आरआरबी में, ठीक है, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, अपडेट करके हमने नोट्स सारे। टफनेस क्या होता है, दृढ़ता क्या होती है, आपको ये पूरा लिख के दे देगा क्वेश्चन में हो, और ऑप्शन दे देगा दृढ़ता बोलते हैं, संपीड़ितता बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, ऐसे। तो दृढ़ता या टफनेस बोलते हैं कोई पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों का विरोध करता है, तो उससे आप टफनेस कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई पत्थर है उस पर आप क्या करोगे, हाथों से उसे ऐसे तोड़ोगे तो टूटेगा ही नहीं हो, ठीक है। यानी क्या करेगा वो, जो आप जोड़ लगा रहे हो उस पर, उसका वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी अपने आप को टूटने नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं दृढ़ता। और संपीड़ितता क्या बोलते हैं, संपीड़ितता किसको बोलते हैं, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है, गैस में यह अणु पाया जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, संपीड़ितता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संपीड़ितता। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेफिनेट सी बात है उसका आयतन जो होगा वो कम होता चला जाएगा। यहाँ समझ लो उसको, अगर P बढ़ेगा तो V घटेगा। अगर मान लो कि कोई बर्तन हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ जो प्रेशर है बढ़ा रहे हैं, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया इस तरीके से। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे चारों तरफ तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन जो होगा कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है मेरे भाई, इतना रखेंगे आज की वीडियो में, और जल्दी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।